हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम लेके आए आपके लिए चैप्टर नंबर 14, जिसमें पढ़ना है प्रायिकता के बारे में। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। ठीक है बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है बच्चों, जानते हैं प्रायिकता। प्रायिकता से पहले हम बता दें कि प्रायिकता जो है आपकी हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। लगभग इसमें से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन 100% आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे प्रायिकता क्या चीज होती है। प्रायिकता का हम दैनिक जीवन में डेली यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपने सुना होगा किसी न किसी से कि प्रायिकता शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी। तो यहाँ पे अनिश्चितता छुपी हुई है। अनिश्चितता मतलब निश्चित नहीं है कि वर्षा होगी या नहीं होगी। दूसरे वाक्य में हम समझ सकते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा किसी से न किसी से, जैसे कि कह सकते हैं श्याम के आने की संभावना नहीं है। श्याम के आने की संभावना नहीं है, यानी श्याम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अनिश्चितता छुपी है यहाँ पर भी। तो इस अनिश्चितता को अगर हम गणितीय रूप में मापे तो वो कहलाती है हमारी प्रायिकता। यदि हम अनिश्चितता को गणितीय रूप में मापें तो हमारी कहलाती है प्रायिकता। अनिश्चितता क्या होती है? जहां पर कोई चीज निश्चित ना हो वो कहलाती है हमारी अनिश्चितता, और उस अनिश्चितता को हम गणितीय रूप में मापें तो हमारी बन जाती है प्रायिकता। यही होती है प्रायिकता की परिभाषा कि अनिश्चितता को गणितीय माप को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम कुछ शब्दावली को जानेंगे जो इसमें चैप्टर में यूज होगी। सबसे पहले शब्दावली आती है आपकी, जैसे कि यादृच्छिक या दृच्छिक। यादृच्छिक का मतलब होता है अचानक से। यादृच्छिक मतलब अचानक से। जैसे मान के चलते हैं किसी बैग में या थैले में 2 प्रकार की बॉलें पड़ी हैं, एक लाल है और दूसरी काली। एक लाल और दूसरी काली। आपने हाथ डाल के अचानक से एक बॉल निकाल ली, हाथ डाल के अचानक से एक बॉल निकाल ली। अब वो बॉल लाल भी हो सकती है या फिर काली भी हो सकती है। तो आपने अचानक से ये प्रयोग किया है, अचानक से कोई बॉल आपके हाथ में आई है, वो कैसी है? लाल या काली। तो ये जो प्रयोग है वो कहलाएगा आपका यादृच्छिक प्रयोग या फिर यादृच्छिका। ठीक है मेरे बच्चों, तो यादृच्छिक का और कुछ नहीं, केवल और केवल एक प्रकार का प्रयोग है जो हम अचानक से किसी बॉल को या किसी घटना को चुनने के लिए करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, इसके बाद हम दूसरी शब्दावली को जानेंगे। दूसरी शब्दावली है जैसे कि प्रतिदर्श। प्रतिदर्श समष्टि, इसको इंग्लिश में सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। सैंपल स्पेस। प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है? प्रतिदर्श समष्टि किसी घटना से संबंधित कुल कितनी घटनाएं प्राप्त हो सकती हैं वो कहलाती है हमारी प्रतिदर्श समष्टि। जैसे मान के चलते हैं कि आपने एक खेल खेला होगा सिक्के को उछालने वाला, दूसरा खेल होगा आपका पासे को उछालने वाला, तीसरा खेल एक और होगा आपका यूज करा हुआ जैसे कि ताश की कड्डी का। ठीक, तो ये सारे खेल आपके यहाँ पर आज यूज होने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि ले लेते हैं सिक्का उछाला आपने। तो सिक्के पे 2 ही चीज होती हैं। एक होता है आपका सिक्के में, सिक्के की बात करते हैं सबसे पहले, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। हेड को शायद सिक्के में बोलते हैं सिर और टेल को बोलते हैं पुच्छ। क्या बोलते हैं? पुच्छ। ठीक है बच्चों, तो सिक्के में 2 ही चीज होती है, एक होता है हेड, एक होता है टेल। जब आप सिक्के को उछालेंगे तो सिक्के में 2 ही चीज प्राप्त होंगी, या तो हेड आ जाएगा या फिर आएगा टेल। हेड है ना कि एचपी। ठीक है बच्चों, या तो हेड आएगा सिक्के पे या फिर टेल आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि सिक्के पे कुल कितनी घटनाएं प्राप्त हो रही हैं? कुल और कुल 2 ही घटनाएं प्राप्त हो रही हैं केवल, या हेड या फिर टेल। तो यहाँ जो इस सिक्के को एक बार उछालने में समष्टि प्राप्त हो रही है, कितनी प्राप्त हो रही है? 2। तो वो कहलाएंगी प्रतिदर्श समष्टि। कुल कितनी समष्टि प्राप्त हो रही है? 2, यानी 2 घटनाएं प्राप्त हो रही हैं सिक्के को उछालने पर, तो वो दोनों घटनाएं हमारी कुल बन जाएंगी
प्रतिदर्श समष्टि। इसी प्रकार से हम सिक्के वाला एग्जाम्पल लिया था, तो सॉरी सिक्के को पासे वाला एग्जाम्पल लिया था। तो हम पासे को छालते हैं तो पासे में कितनी घटनाएं होती हैं, तो पासे में होती है 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। तो हमारी 6 घटनाएं बनती हैं पासे में। कितनी बनती हैं? 6 घटनाएं। पासे की बात करें, पासे को छालने पर पासे पर, तो पासे पर हमारी समष्टि बनती है, यहाँ लिख देता हूं एस, समष्टि को ऐसे लिखते हैं, या तो 1 आ जाएगा पहली बार पासे को छालेंगे, या 2 आ जाएगा, या 3 आ जाएगा, या 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। तो पासे पर कुल कितनी घटनाएं बन सकती हैं? 6 घटनाएं बन सकती हैं उछालने पर। आपने अचानक से कोई पासा उछाल दिया और हम देख रहे हैं उसमें से 1 से लेकर 6 तक में से कोई एक अंक आ सकता है। तो ये हमारी 1 से लेकर 6 तक जो कुल घटनाएं बन रही है, ये कुल घटना ही क्या कहलाती है? प्रतिदर्श समष्टि। सिक्के को उछालने पर कुल घटना कितनी बन रही है? 2, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो यहाँ कुल घटना बन रही है 2। तो यहाँ की घटना यानी कि लिखनी है, लिख देते हैं चलिए। सिक्के को उछालने पर समष्टि बनेगी आपकी 2, या तो आएगा हेड या फिर आ जाएगा टेल। सिक्के को उछालने पर ये 2 घटनाएं बनती हैं, पासे को उछालने पर 6 घटनाएं बनती हैं। तो कुल घटनाएं जो प्राप्त होती हैं उन्हीं कुल घटनाओं को बोलती है प्रतिदर्श समष्टि। ये आपकी बहुत ज्यादा यूज होगी। अब इन प्रतिदर्श समष्टि को कितनी प्राप्त हुई सिक्के को उछालने में? 2। इन प्रतिदर्श समष्टि को हम मझले कोष्टक के अंदर कॉमा लगा के लिख दें, कॉमा लगा के लिख दें, तो ये हमारा बन जाता है समुच्चय रूप। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से जब पासे को छालेंगे, पासे पर कुल समष्टि कितनी बनती है? 1 से लेकर 6 तक। तो हम सभी घटनाओं को कामा लगा के अगर एक कोष्टक के अंदर लिख दें तो ये हमारा बन जाता है समुच्चय रूप। समुच्चय रूप यहां लिख देता हूं मैं, समुच्चय रूप। ये भी क्या है? समुच्चय रूप। तो ये हमारा बन गया समुच्चय रूप। तो क्वेश्चन बनता है कि किसी घटना को दे देगा कि पासे को उछालने पर प्राप्त समष्टि का समुच्चय रूप लिखिए। तो अगर एक बार पासा उछाला है तो 2 समष्टि बनेगी और इस समष्टि को हम ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो ये बन जाएगा आपका समुच्चय रूप। सॉरी, सिक्के को उछालने पर। पासे को उछालना है तो पासे को उछालने पर बनेगी 6 समष्टि और 6 समष्टि को हम ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो ये बन जाएगा हमारा समुच्चय रूप। तो क्वेश्चन बनवा लेता है, 1 नंबर में पूछ सकता है या 2 नंबर में कि प्रतिदर्श समष्टि कुल घटनाएं। ठीक है, तो आपको कैसे बनानी है? जब भी क्वेश्चन कहेगा कि सिक्के को उछालने पर कुल समष्टि का समुच्चय रूप लिखिए, तो आप उसको इस प्रकार से लिखेंगे। जब क्वेश्चन कहेगा कि पासे को उछालने पर कुल समष्टि का समुच्चय रूप लिखिए, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद बात करते हैं, ये तो हम एक सिक्कों को एक बार उछालने की बात कर रहे हैं, एक सिक्के को एक पासे को प्राप्त समष्टि। जब हम एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्के को 1 बार उछालें तो समष्टि कितनी प्राप्त होगी? या एक पासे को 1 बार उछाला तो समष्टि कितनी प्राप्त हो रही? एक पासे को 2 बार उछालें या फिर 2 पासे को एक साथ उछाल दें तो समष्टि कितनी प्राप्त होगी? ठीक है, तो वो भी ज्ञात कर लेते हैं, जरूरत पड़ जाएगी आपकी। चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं लिखवा देता हूं कौन कौन सी समष्टि बनेगी। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मैंने कुछ समष्टियां लिख रखी हैं, जैसे कि कौन कौन सी बनती है आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, पहली है एक सिक्के को 1 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि। तो उसके लिए तरीका होता है निकालने का कि सिक्के में पहलू कितने होते हैं, यानी कितनी घटना बन सकती है। तो सिक्के में 2 घटना बनती है। अब कितनी बार उछाल रहे हैं तो उसकी पावर लगा देंगे। 1 बार उछाल रहे हैं तो 1, 2 की पावर 1 मतलब 2 समष्टि बनेगी आपके पास 2। कौन कौन सी होगी? एक होगी हेड और दूसरी होगी टेल। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला प्रतिदर्श बनता है समष्टि के लिए, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर। कितनी बार? 2 बार उछालने पर। या यहाँ पर ऐसे भी बन सकता है कि 2 सिक्के को 1 बार उछालने पर। बात दोनों एक ही है, 2 सिक्के को 1 बार उछालें या एक सिक्के को 2 बार उछालें, समष्टि उतनी ही बननी है। ठीक है, तो क्या बनेगी वो? एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि एस। तो सिक्के में 2 ही पहलू होते हैं, एक होता है हेड और टेल। कितनी बार उछाल लें? 2 बार। तो 2 की पावर 2 मतलब 4। कौन कौन सी बनेगी? दोनों पर हेड आ जाए
या एक पर हेड दूसरे पर टेल आ जाए, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड आ जाए, या पहले पर टेल पहले पर टेल दूसरे पर भी टेल आ जाए, पहले पर टेल और दूसरे पर भी हेड आ जाए। तो ये बनती है 4 समष्टि, इसके अलावा कोई नहीं बनेगी आपकी 2 बार उछालने पर सिक्कों को, ठीक है। इसके बाद तीसरी समष्टि के लिए बात करते हैं कि एक सिक्के को 3 बार, कितनी बार? 3 बार। एक सिक्के को 3 बार उछालें या फिर 3 सिक्कों को 1 बार उछालें, दोनों समष्टि उतनी ही बनेगी तब भी, ठीक है। तो यहाँ 3 बार उछालने कितनी समष्टि बनेगी? तो 3 सिक्कों को उछाल लें तो हेड 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 यानी तीनों पर हेड आ जाए, या पहले पर हेड आ जाए बाकी दोनों पर टेल आ सकता है, या पहले पर हेड आ जाए दूसरे पर टेल आ जाए तीसरे पर हेड आ सकता है, या फिर पहले दोनों पर क्या आ जाए? हेड आ जाए तीसरे पर टेल आ सकता है, पहले पर टेल आ सकता है बाकी दोनों पर हेड आ जाएगा, या फिर तीनों पर टेल आ सकता है, या फिर 2 पर टेल और 1 पर हेड आ सकता है, या फिर टेल हेड टेल बन सकती है। तो ये आपकी 8 समष्टि बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका शायद फार्मूला लिखा तो वो भी ऐसे बनेगा, यहाँ लिख देता हूं मैं। 2 की पावर कितनी बार उछाल ले? 3 बार, तो ये बनेगा आपका 8। 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है। तो 8 समष्टि बनेंगी आपकी सिक्के के लिए। इसी प्रकार से बात करते हैं पासे के लिए। एक पासे को उछालने पर, एक पासे को 1 बार उछालने पर है, छूट गया है, आप पूरा कर लेना। एक पासे को 1 बार उछालने पर, तो एक पासे को उछालें तो पासे में टोटल क्वांटिटी यानी गिनती कितनी होती है, कितनी घटनाएं बन सकती है उसमें? तो उसमें 6 घटनाएं बन सकती हैं। तो 6 की पावर 1 कर देंगे, 1 बार उछाल रहे हैं तो 6 की पावर 1 कर देंगे। 6 की पावर 6 का मतलब 6 आएगा। तो कौन कौन सी बनेगी? तो जितने उसमें नंबर होते हैं उतनी घटना बनती है। 1 2 3 4 5 6, तो यही घटना होगी आपकी 6, और इन 6 के पावर को ही 1 कहते हैं, मतलब 1 बनाते हैं। 6 घटनाएं हैं तो 6 की पावर 1, 1 बार उछालने पर 6 ही आएगा। तो कौन कौन सी बनेगी? 1 2 3 4 5 6, एक सिक्के एक पासे को 1 बार उछालने पर। अब बात करते हैं कि एक पासे को 2 बार उछालने पर, एक पासे को 2 बार उछालें या 2 पासे को 1 बार उछालें, ठीक है बच्चों। तो भी घटनाएं कितनी बनेगी? तो हमारे पास पासे में घटनाएं कितनी होती है? टोटल 6, और कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार, तो 6 की पावर 2 कर देंगे यानी 36 बनेगी। कितनी बनेगी? 36। तो ये 36 कौन कौन सी होंगी वो मैंने सब लिखी है, इसलिए इसमें बहुत टाइम लग गया था, ठीक है मेरे बच्चों, जिससे कि आपका टाइम थोड़ा बच जाए। तो पहली घटना क्या होगी? पहले सिक्के पर 1 आ जाए, सॉरी पासा है, पासा चल रहा है, ठीक है। पहले पासे पर 1 आ जाए तो मैंने सब पे पहले के लिए फिक्स कर दिया है 1 1, बाकी दूसरे पे चेंज हो सकता है। पहले पर 1 आ जाए दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पर 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 4, सॉरी 1 और दूसरे पे 4, पहले पर 1 और दूसरे पर 5, या पहले पर 1 दूसरे पर 6 आ जाए। इसी प्रकार अगली बार में क्या आ सकता है? पहले पर 2 आ जाएगा, तो अगली बार में दूसरे पास में क्या आ जाएगा? 1 आ सकता है। पहले पर 2 दूसरे पे 2, पहले पे 2 दूसरे पे 3, पहले पे 2 दूसरे पे 4, तो पहले पे 2 दूसरे पे 5, पहले पे 2 या दूसरे पे 6 आ सकता है। इस प्रकार से एक वैल्यू मैंने फिक्स कर दी, बाकी सब चेंज करते हैं। इसी प्रकार सारी लिखी जाएंगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये बनती है 2 पासे को 1 बार उछालने पर या 1 पासे को 2 बार उछालने पर कितनी समष्टि बनती है? टोटल 6। इनको आपको याद रखना है, ये आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होंगी, ठीक है बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद करते हैं चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अगला टॉपिक हमारा प्रैक्टिकल के गुण। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गुण है जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको आप ध्यान से सुनना। पहला गुण आपका क्या है कि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को किस प्रकार व्यक्त करेंगे? पी ई द्वारा, पी ई के द्वारा। घटना ई मतलब क्या है? अगर जैसे मान के चलते कोई एग्जाम्पल है कि सिक्के को 1 बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता को हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? उसको मान लेंगे घटना ई, और वो किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? पीई। यहाँ पी क्या है? प्रोबेबिलिटी, और ई बोलते हैं घटना को इंग्लिश में बोलते हैं इवेंट, इसलिए लिखा जाता है ई से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसमें शॉर्ट को लिखेंगे, इस पूरी लाइन को ना लिख के लिखेंगे, इसको शॉर्ट में पीई पीई से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अगला गुण है हमारे पास, यदि घटना ई की प्रायिकता पीई हो, घटना ई की प्रायिकता पीई हो, तो उस प्रायिकता का जो मान है वो क्या होगा? 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। इधर 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। कोई घटना दे रखी है, अगर उसकी प्रायिकता निकालेंगे तो उसका जो मान आएगा वो या तो 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आएगा।
ठीक है प्यारे बच्चों। या फिर क्या हो सकता है, बड़े में बात करें तो 1 के बराबर हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं आएगा, 1 के बराबर हो सकता है या फिर 1 से छोटा होगा। मतलब क्या है कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में ही रहेगा प्रायिकता का मान, इससे ना बाहर जाएगा ना इससे बाहर जाएगा। ठीक है, तो प्रायिकता का मान ध्यान रखना बच्चों कि प्रायिकता की जो वैल्यू होती है वो सदैव 0 और 1 के मध्य में ही प्राप्त होती है, 0 और 1 के मध्य में ही प्राप्त होती है। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, लेकिन इनसे बाहर नहीं जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में प्रायिकता की कंडीशन क्या है। या ऐसे भी कह सकता है यदि घटना ई की प्रायिकता पी है तो ऑब्जेक्टिव में दे सकता है इस प्रकार से ऑप्शन बना के। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना कि जो पी है, पीई यानी किसी घटना की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता जो होती है वो 0 के बराबर है, 0 से बड़ी होगी, 1 के बराबर 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी कभी भी नहीं आएगी, 0 से छोटी कभी भी नहीं आएगी। 0 से छोटी मतलब क्या है, ऋणात्मक वैल्यू नहीं आएंगी, ऋणात्मक वैल्यू। जैसे मैंने आगे कुछ पॉइंट लिखे हैं उसमें बता दूंगा। जैसे अगला पॉइंट आपका आता है, प्रायिकता को किसमें लिख सकते हैं, प्रतिशत के रूप में भी लिखा जाता है, प्रतिशत के रूप में, यानी कि कहीं मिल जाए 10%, तो 10% को हम जब भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे तो जाएगा 10/100, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/10। तो ये भी हमारी प्रायिकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम प्रायिकता को क्या कि प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। अगला गुण है आपका प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक, इसका आप विशेष ध्यान रखना, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। प्रायिकता की वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी प्रायिकता का मान 0 से छोटा कभी नहीं आ सकता। अगर आपका एग्जाम में या सवाल में कहीं आ भी रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका एग्जाम में या सवाल में कहीं गड़बड़ी हुई है। ठीक है, तो प्रायिकता को आप ध्यान रखना कभी ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए कहते हैं कि प्रायिकता का जो मान है वो 0 से छोटा नहीं आता है। ऋणात्मक का मैंने कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैं यहाँ बता देता हूँ कि माइनस में नहीं आएगी, -1, -2, -3/2 इस प्रकार से, या कुछ भी बन सकती है, माइनस का 0.5 इस प्रकार से वैल्यू कोई भी माइनस में प्राप्त नहीं होगी। इसका आप ध्यान रखना, इन गुणों के आधार पर इन चारों को मिलाकर या इन 2 को मिलाकर ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से एक क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो जिस ऑब्जेक्टिव में आपका माइनस लगा दिख जाएगा वो आपकी प्रायिकता नहीं होगी, प्रतिशत वाली आपकी प्रायिकता में काउंट करी जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है प्रायिकता निकालने का फार्मूला, कि प्रायिकता को हम काउंट कैसे करते हैं यानी निकालते कैसे। तो वो है आपका फार्मूला कि संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। किसी घटना ई की जो प्रायिकता निकालेंगे उसके लिए फार्मूला है प्रायिकता निकालने का, संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम। संभावित परिणाम मतलब कि उस घटना संबंधित कितने परिणाम संभव हैं या बन सकते हैं, तो वो आते हैं हमारे संभावित परिणाम। कुल परिणाम, कुल परिणाम उस घटना में कितने परिणाम हैं टोटल, वो हमारे कुल परिणाम बन जाएंगे। तो यहाँ पे संभावित परिणाम में दे रखे होते हैं सवाल में, या हमसे पूछ भी सकता है। अगला गुण है आपका, ये भी गुण आपके इंपॉर्टेंट है कि एक निश्चित और निर्धारित या संभव, तीनों एक ही है, निश्चित, निर्धारित या संभव घटना की जो प्रायिकता होती है, घटना की प्रायिकता जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। यानी कोई घटना घटेगी इस बात का अगर श्योर है, पता है, तो उसकी जो प्रायिकता होगी वो 1 होगी। कोई घटना घट सकती है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1। तो उसका आपको ध्यान रखना है कि संभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। इसी प्रकार से आपका आता है अगला गुण कि एक अनिश्चित या असंभव घटना की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी, 0। अनिश्चित या असंभव मतलब जो निश्चित ही नहीं है, घटेगी नहीं, या असंभव, असंभव का मतलब ये है कि वो संभव ही नहीं है, घटना घट ही नहीं सकती है, तो उसकी जो प्रायिकता बनेगी वो कितनी होगी आपकी, 0 होगी, प्रायिकता 0 होगी। संभव घटना की प्रायिकता आपकी 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता आपकी 0 होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक फार्मूला और बनता है आपका, किसी भी घटना ई के लिए कोई घटना निकालनी हो आपको और उसमें आपको पता हो कि प्रायिकता होने की घटना दे रखी है, ना होने की पूछता हो, तो इस प्रकार का एक फार्मूला होता है कि प्रायिकता पीई
प्रैक्ता पीई प्लस प्रैक्ता पीई डैश, ये डैश लगा है, पीई डैश बराबर 1, यानी पीई क्या चाहिए यहाँ पर, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता है, और पीई डैश क्या है, घटना ई के ना घटित होने की प्रायिकता है। पीई डैश ना घटित होने की प्रायिकता है और पीई घटित होने की प्रायिकता है। यानी कि हम ना घटित होने की प्रायिकता में घटित होने की प्रायिकता को जोड़ दें तो उन दोनों का योग कितना होगा, 1। तो यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यानी कि हमें घटित होने की प्रायिकता पता हो तो हम ना घटित होने की प्रायिकता निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, घटित होने की प्रायिकता को लाके 1 में से घटा देते हैं। ठीक है, अगर ना घटित होने की प्रायिकता पता हो और हमें घटित होने की प्रायिकता निकालनी है तो हम ना घटित होने की प्रायिकता को 1 में से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगी घटित होने की प्रायिकता। ठीक है बच्चों, तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुण जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ गुण जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक ये है, ये 2 और ये बनता है आपका, ये 4-5 गुण है जो आपके इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन अब है हमारे पास, आपके सामने स्क्रीन में दे रखा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। कितनी बार, सिर्फ एक बार। एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ में ये पूछ रहा है कि एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, दोनों ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कुल समष्टि कितनी बनेगी। सबसे पहले निकालेंगे सवाल में, इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले चेक करेंगे सबसे पहले समष्टि कितनी बनेगी। तो समष्टि हमारे पास कितनी बनेगी, एक सिक्के को एक बार उछाला जा रहा है तो एक बार उछालने पर या तो उस पर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, हेड या टेल। लेकिन सवाल में चित्र और पट पूछ रहा है, मैं बता देता हूं क्या होता है चित्र और पट। चित्र और दूसरा होता है पट। तो चित्त का मतलब होता है शीर्ष, जिसे कहते हैं हेड। पट का मतलब होता है पुच्छ, पुच्छ होगा, इसे कहते हैं टेल। चित्त मतलब हेड, पट मतलब टेल। ठीक है बच्चों, तो अभी हमसे पूछ रहा है पहले में कि चित्त आने की प्रायिकता। एक चित्त, तो हम मान लेते हैं, घटना बना लेंगे यहां पर। माना एक चित्त आने की घटना वो आपकी ई होगी। तो ई के घटित होने की प्रायिकता मतलब चित्त आने की प्रायिकता, तो उसको हम लिखेंगे पी ई करके। पी ई क्या होता है फार्मूला, संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम कितने बन सकते हैं, एक चित्त आने की बात कर रहा है और हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं, एक हेड या टेल, इन दो में से एक चित्त आएगा। तो संभावित परिणाम हमारे पास बनना है सिर्फ और सिर्फ एक ही तो चित्त आ सकता है। चित्त मतलब हेड, एक ही तो हेड आ सकता है, तो एक संभावित परिणाम है। कुल परिणाम कितने, तो कुल कितने में से आ सकता है, हेड और टेल दोनों में से, तो 2 हो गया। ठीक है, तो ये होगी आपकी एक चित्त आने की प्रायिकता, पहला क्वेश्चन। इसी में पूछ रहा है दूसरा, एक पट आने की प्रायिकता। तो मैं इसे सीधे लिख देता हूं पट आने की प्रायिकता को, होती आपकी बना देते हैं पीई। ये भी घटना है, पट आने की घटना बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो उसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं सीधे पीई, आने की प्रायिकता। वही फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, जनरल फार्मूला है संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम आपके पास यहाँ भी देखिए, एक पट मतलब टेल आने की, तो हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं, 2। कुल परिणाम है आपके पास 2,
और उन कुल परिणाम में से एक पट आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो एक ही तो पट है इसमें, वही आ सकता है एक बार। तो आपके पास बन गए संभावित परिणाम एक। तो ये होगी आपकी एक पट आने की प्रायिकता और ये होगी आपकी एक चित आने की प्रायिकता, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रायिकता, सॉरी प्रायिकता नहीं लिखा है, प्रायिकता। ये आपकी घटना बनाइए ई मान के, उस घटना को अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो पी बन जाएगी। तो फार्मूला होता है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। संभावित परिणाम मतलब कितने आ सकते हैं चित, तो कितने चित हैं इसमें, एक ही चित है, एक ही तो आ सकता है। तो संभावित परिणाम कुल परिणाम कितने हैं, तो कुल हमारे पास दो हैं, एक बार सिक्के उछालने पे हेड या टेल आएगा तो कुल परिणाम बन गए आपके दो, तो 1/2 बन जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ एक पट आने की प्रायिकता निकालनी है, तो एक पट आने की प्रायिकता, तो पट कितने होते हैं, एक बार उछालने सिक्के पे मिलेंगे आपको एक पट मिलेगा, तो संभावित परिणाम हो गए आपके एक। कुल परिणाम कितने, उन्हीं दो में से आना है, चाहे हेड आ जाए या टेल आ जाए। तो टेल के लिए पूछ रहा है अभी, पट के लिए तो बन जाएगा 1/2 कुल परिणाम। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रखा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में एक लाल गेंद है और एक पीली गेंद है, एक नीली गेंद है, और तीनों गेंदें कैसी हैं, एक ही साइज की हैं। ठीक है, कृतिका बिना थैले के अंदर झांके एक गेंद निकालती है। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके एक गेंद निकालती है। ठीक है, तो मैं बना देता हूं, जैसे कि एक थैला है जिसमें एक लाल गेंद है और एक पीली गेंद है और दूसरी नीली गेंद है। तो ये तीन गेंदें दे रखी हैं, लाल को मान लेते हैं रेड, पीली को मान लेते हैं येलो, नीली को मान लेते हैं ब्लू, यानी 20 है। ठीक है, तो ये तीन गेंदें पड़ी हुई है एक थैले के अंदर। अब क्या करा, कृतिका ने हाथ डाल के एक गेंद अचानक से निकाल ली, हाथ डाल के एक गेंद अचानक से निकाल ली है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये इस बात की क्या प्रायिकता है, क्या संभावना है कि वो निकाली गई गेंद पीली है या निकाली गई गेंद लाल है या निकाली गई गेंद कैसी है, नीली है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास पहले सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमारे पास कुल कितनी संभावित घटनाएं बन रही है, यानी कि प्रतिशत समष्टि बन रही है। तो थैले के अंदर कितनी गेंदें, टोटल 3 गेंदें हैं, तो संभावित प्रतिशत समष्टि कितनी बन रही है आपकी, 3। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम इनको बनाएंगे घटनाओं के आधार पर। लाल गेंद निकालने की घटना मान लेते हैं, माना लाल गेंद निकालने की घटना को आर मान लेते हैं, इसको ऊपर देते हैं। दूसरी गेंद पीली निकाली जा रही है, पीली गेंद निकालने की घटना, उसको मान लेते हैं बाई। उसके बाद निकाली जाती है नीली गेंद, नीली गेंद निकालने की घटना, वो आपकी है ब्लू मान लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद अब हमें बनानी है सबकी एक एक प्रायिकता, मतलब कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालनी है, पीली गेंद निकालने की प्रायिकता निकालनी है, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, ये हमने मानी अभी घटना है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे इनकी प्रायिकता। पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीली गेंद निकालने की प्रायिकता, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो पीली गेंद की प्रायिकता निकालेंगे, तो पीली गेंद की घटना क्या बनाई हमने, बाई, और प्रायिकता लिखने का मतलब होता है पी, तो पी बाई बन जाएगा। क्या होता है फार्मूला, संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम। संभावित परिणाम यानी संभावना कितनी है पीली गेंद निकालने की, पीली गेंद निकालने की संभावना कितनी है,
जितनी गेंदें होंगी उतनी प्रैक्टिस संभावना बन जाएगी। तो पीली गेंद कितनी है हमारी, एक ही तो है, तो इसकी जो संभावना होगी कुल वो कितनी बनेगी, एक। पीली गेंद निकालने की संभावना कितनी बनेगी, एक। अब कुल परिणाम, कुल संभावनाएं कितनी है, तो कुल तो हमारी तीन है, पहले में कितनी पड़ी है, तीन पड़ी है, तीन में से एक अचानक से निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा कुल परिणाम 1/3। तो ये हो गया आपका आंसर, पीली गेंद निकालने की प्रैक्टिस। इसी प्रकार से दूसरे में पूछा लाल गेंद निकालने की प्रैक्टिस, तो उसको लिख लेंगे PR, रेड के लिए, ठीक है। अब यहाँ भी यही फार्मूला लगाएंगे, संभावित परिणाम कुल परिणाम। तो लाल गेंद निकालने की संभावना कितनी है, कितनी उसमें बॉलें होगी, बॉलें कितनी है, एक है लाल, ठीक है, एक। कुल परिणाम ये भी कितने में से निकाली जा रही है, इन तीन में से, तो वो भी हो जाएगा 1/3। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल ही है। अगला क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है कि निकाली गई गेंद नीली हो, कैसी हो, नीली। तो नीली निकालने की प्रैक्टिस तो हो जाएगी P ब्लू यानी B। यहाँ भी फार्मूला वही लगाएगा, संभावित परिणाम। तो नीली गेंद निकालने की संभावना कितनी बनी, कितनी बॉलें हैं नीली थैले के अंदर, एक ही तो है, तो एक हो जाएगी संभावना। कुल परिणाम कितने में से निकाल रहे हैं, वो थे कुल परिणाम, तो तीन में से निकाल रहे हैं, तो तीन हो जाएगी 1/3। इसकी प्रैक्टिस कितनी बनेगी, 1/3। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है प्रैक्टिस करने के लिए कि PY PB PR। PY का मतलब क्या हो जाएगा कि PY है पीली गेंद निकालने की प्रैक्टिस, PR मतलब हो जाएगा लाल गेंद निकालने की प्रैक्टिस, PB मतलब हो जाएगा ब्लू यानी कि नीली गेंद निकालने की प्रैक्टिस, 1/3। सभी की प्रैक्टिस कितनी आएगी, 1/3 1/3 1/3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसे रफ कर देते हैं। प्रैक्टिस से आपके एग्जाम में लगभग 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बनते रहते हैं। एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव में बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए एक पासे को एक बार फेंकते हैं, मान लीजिए एक पासे को एक बार फेंकते हैं, तो पहला उसने पूछ रहा है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रैक्टिस, फिर पूछ रहा है दूसरा 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रैक्टिस ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए सबसे पहले कि हम जब ये पासे को उछालते हैं तो प्रतिशत समष्टि यानी सैंपल स्पेस कितने बनते हैं, टोटल सैंपल स्पेस कितने बनते हैं आपके, तो बनते हैं 1 2 3 4 5 6, ये होते हैं आपके सैंपल स्पेस। ठीक है बच्चों, अब पहले क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या था इसमें, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रैक्टिस, 4 से बड़ी संख्या, तो हम पहले बनाएंगे 4 से बड़ी संख्या आने की घटना, कौन कौन सी घटना बन सकती है। तो माना 4 से बड़ी संख्या आने की ई मान लेते हैं, तो कौन कौन सी होंगी 4 से बड़ी संख्या है, तो 4 से बड़ी 5 6, ठीक है मेरे बच्चों। अब हमें बनानी है इसकी प्रैक्टिस, तो हमने घटना को मान लिया ई, तो इसकी प्रैक्टिस बन जाएगी PE। या आप लिख सकते हैं कि 4 से बड़ी आने की प्रैक्टिस, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रैक्टिस, वो भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, संभावित परिणाम, संभावित परिणाम। तो संभावित परिणाम कितने, 4 से बड़ी संख्या आने की, तो संभावित परिणाम बनने हमारे पास 2, कितने बनने 2, बटे में आएगा कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने, कुल इन्हीं में से तो निकाला जाएगा 4 से बड़ी संख्या, तो कुल परिणाम हमारे पास है 6, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/3। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपका पहला हो गया।
दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 4 से छोटी या 4 के बराबर, 4 से छोटी या बराबर संख्या आने की घटना, तो उसको भी मान लेते हैं। तो आपकी कौन कौन सी हो सकती है? 4 से छोटी या 4 के बराबर, तो 4 से छोटी इधर की होंगी, ये वाली तो बड़ी हो गई, 4 से छोटी इधर की होंगी, तो आपकी कौन कौन सी है? 1 2 3, ये तो छोटी हुई। फिर क्या है? 4 के बराबर भी हो सकती है, तो बराबर के लिए 4 ले सकते हैं, इससे बड़ा नहीं होगा। अब हमें बनानी इसकी प्रायिकता, तो प्रायिकता के लिए लिखेंगे पीई। पूरा चाहे तो पूरा लिख सकते हैं कि 4 से छोटी या बड़ी संख्या आने की प्रायिकता पी बराबर। अब संभावित परिणाम इसके देखें तो संभावित परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4, 4 अंक हैं जो आ सकते हैं। कैसे? कि 4 से छोटी या 4 के बराबर वाली संख्याओं में। तो संभावित परिणाम हो गए हमारे 4। अब ये चारों परिणाम कितने में से आएंगे? तो वो सैंपल स्पेस में देखेंगे कितने हैं टोटल? 6, तो 6 में से आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका काटने के बाद 2/3। तो इसकी जो प्रायिकता बनेगी वो बनेगी आपकी 2/3। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसे साफ कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगता जाए तो आप लाइक करते जाए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 खिलाड़ी, एक संगीता और एक रेशमा, टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, यह हमें ज्ञात है, सॉरी, यह हमें ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी दे रखी है? 0.6। तो लिख देते हैं संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। अब प्रायिकता है तो हम इसको लिखेंगे पी से। अब किसकी है? संगीता की, तो मैं एस से लिख देता हूँ, पी एस। कितनी दे रखी है? 0.62। अब पूछ किसी रहा है? रेशमा के जीतने की प्रायिकता, रेशमा के जीतने की प्रायिकता, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता, ये आपसे पूछ रहा है। तो रेशमा की प्रायिकता को मैं बना देता हूं, रेशमा को आर से लिखेंगे तो ये आएगी आपकी पी आर, बना देते हैं। ये आपसे पूछ रहा है। अब आप जरा ध्यान से देखना, एक के जीतने की दे रखी है, दूसरे के जीतने की पूछ रहा है। अगर दोनों को मिला दें तो ये हमारी कुल प्रायिकता बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कुल प्रायिकता। तो हम जानते हैं एक के जीतने की दे रखी है तो दूसरे के जीतने की पूछ रहा है, या फिर एक के प्रायिकता दे रखी है तो दूसरे की ना होने की प्रायिकता। इस प्रकार से एक फार्मूला बताया था मैंने, वो होता है आपका, याद हो, पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। प्रायिकता होने की और ना होने की प्रायिकता को हम जोड़ लें तो कितने के बराबर होगी? वो 1 के बराबर। तो यहाँ पे जो पी एस है वो है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, हमसे पूछा है रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। तो आप इसको ध्यान से देखना, पी एस प्रायिकता है संगीता द्वारा जीतने की, और पी आर जो है वो है रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। और दोनों की प्रायिकता जब हम जोड़ेंगे तो कुल प्रायिकता की संभावना कितनी बनेगी? 1। कितनी बनेगी? 1। तो पी एस की हमें दे रखी है कितनी है? 0.2। पी आर हमसे पूछ रहा है, पी आर मतलब रेशमा की जीतने की। अब जिसकी पूछ रहा है उसको रोकेंगे, ये इस पर लाके घटा देंगे 1 में से, 0.62। और इसको जब आप घटाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 8 0. 38।
तो हो जाएगी आपकी रेशमा के मैच जीतने की प्रैक्टिका। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप इस क्वेश्चन सॉल्व ले लीजिए। चलिए साफ कर देते हैं इसे। अभी कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि हम क्वेश्चन को पहले बोर्ड पे लिख दें, उसमें बहुत टाइम लगता है। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी कुछ हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बोर्ड पे दे रखा हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि पीई दिया हुआ है सवाल में, तो इसको लिख लेते हैं दिया करके, दिया है जो पीई है उसकी प्रैक्टिका है 0.05। तो कह रहे हैं ई के होने की प्रैक्टिका ये है, तो ई के ना होने की प्रैक्टिका, तो मैंने बताया था ई के ना होने की प्रैक्टिका डैश लगा के लिखते हैं या फिर बार लगा देते हैं। तो इसकी प्रैक्टिका आपसे पूछ रहा है, नहीं होने की प्रैक्टिका क्या होगी, होने की दे रखी है, ना होने की आपसे पूछ रहा है। सॉरी बच्चों, तो आप अगर होने की दे रखी है, ना होने की पूछ रहा है, तो उसके लिए एक ही फार्मूला बताया था मैंने आपको कि पीई प्लस पीई डैश बराबर कितना होगा 1। पी प्लस पी डैश बराबर 1। अब ये देखिए आप ध्यान से, पीई होने की दे रखी है तो 0.05, पीई डैश मतलब ना होने की पूछ रहा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी नहीं ई, ऐसे भी लिखते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, अब आपसे कह रहा है पी डैश यानी कि ना होने की प्रैक्टिका, तो उसको आप क्या करेंगे, इस पर लाके घटा देंगे 1 में से। टोटल संभावना जो प्रैक्टिका होती है वो केवल 1 होती है, होने की निकालनी और ना होने की निकालनी, तो सब क्या करेंगे 1 में से लेके घटा देंगे, तो इसको इस पर लाके घटा देंगे तो 1 माइनस 0.05 हो जाएगा। और जब आप इसको घटाएंगे तो ये आपका बचेगा 0.95, ये होगी आपके ना होने की प्रैक्टिका। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस ध्यान रखना कि होने की दे रखी है, ना होने की पूछ रहा है, तो वहां पे एक ही फार्मूला लगेगा पी प्लस पी डैश बराबर 1। ना होने की होने की प्रैक्टिका का योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसे साफ कर देते हैं। इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन 100% आपका आ सकता है, इसलिए इस पे थोड़ा ध्यान दें। क्वेश्चन है आपका अगला, कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रैक्टिका ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि इसकी में दे रखा है, तो एक पासे को एक बार फेंका जा रहा है, तो एक पासे को एक बार फेंकने पर कितनी समष्टि बनती है बोले देते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर समष्टि बनती है आपकी 1 2 3 4 5 6, ये होती है एक बार पासे को फेंकने पर प्राप्त समष्टि। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है एक अभाज्य संख्या आने की प्रैक्टिका, वो मैं यहां पे कर दूंगा, मैं लिख देता हूं एक अभाज्य संख्या आने की प्रैक्टिका। दूसरे क्वेश्चन पूछ रहा है आपके 2 और 4 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रैक्टिका, 2 और 4 नहीं 6 के बीच, 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रैक्टिका। उसके बाद पूछा है एक विषम संख्या आने की प्रैक्टिका, वो बाद में कर लेंगे, पहले इतने कर लेते हैं। एक अभाज्य संख्या आने की प्रैक्टिका, एक अभाज्य संख्या आने की प्रैक्टिका, तो अभाज्य संख्या पहले आप ये घटना बना लीजिए कि हमारे द्वारा जो हम सिक्का उछाल रहे हैं उसमें कितनी अभाज्य संख्याएं बन सकती है। तो एक अभाज्य संख्या आने की, यहां लिख देता हूं घटना, ई बना लेते हैं। अभाज्य संख्या इसी में से आनी है, तो अभाज्य संख्या कौन होती है, जिसके गुणनखंड कितने हो, केवल स्वयं वो संख्या और एक, तो उसके आपके एक तो आपका 2 होगा अभाज्य संख्या, फिर 3 होगी और फिर होगी आपकी
5। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालनी इसकी प्रायिकता, तो हम प्रायिकता को लगा लेते हैं, पीई करके लिख लेते हैं। क्या करेंगे? पीई। क्या होता है फार्मूला? संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम। संभावित परिणाम किस लिए पूछ रहा है? आवाज संख्या आने की प्रायिकता घटना, सॉरी आवाज संख्या तो कौन कौन सी आ सकती है? 2, 3 और 5। 2, 3 और 5। तो संभावना कितनी आने की? 3 की। कुल कितने में से? टोटल कितनी है? 6। तो इसको जब आप काटेंगे तो आएगा 1/2। ये हो गई एक आवाज संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है भाई बच्चों। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की घटना बना लीजिए। पहले संख्या आने की टी। तो 2 और 6 के बीच कौन कौन सी संख्या आ सकती है? 2 और 6 के बीच, 2 से 6 के बीच में अब आप देख लीजिए 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो इतनी संभावना बनती है। 2 के बीच 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। ठीक है बच्चों, अब इसकी हम प्रायिकता निकालनी है तो हम लिखेंगे पीई। पी मतलब 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता। इतनी लाइन ना लिख के हम शॉर्ट में लिख सकते हैं पीई, इसलिए घटना पहले बना लेते हैं। अब हमारे पास संभावित घटना क्या है? संभावित घटना यानी परिणाम। तो संभावित परिणाम हमारे पास कितने हैं? या तो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है या 5 आ सकता है। तो संभावित परिणाम हमारे पास बने 3। टोटल कितने हैं? 3। कितने में से आ सकते हैं? तो वो टोटल परिणाम आप कितने हैं? 6। तो 6 से कर देंगे भाग। तो यहाँ पे सब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, यहीं कर देते हैं। तीसरा, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। एक विषम संख्या। तो एक विषम संख्या आने की पहले घटना बना लेते हैं। आने की घटना, चाहे तो आप सीधे लिख सकते हैं। तो एक विषम संख्या आने की घटना, पहले देखते हैं कि विषम संख्या कौन कौन सी आ सकती है। तो हमारे पास एक है, 3 है, 5 है। तो 1 से लेकर 6 तक में से इन्हीं में से कोई संख्या आ सकती है। 1, 3 और 5, और कोई विषम संख्या तो है नहीं। ठीक है बच्चों, अब इसकी निकालनी है प्रायिकता के लिए फार्मूला बनेगा वही, एक ही फार्मूला है, वही चलता रहेगा पूरी एक्सरसाइज में, कि संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम यानी कि एक विषम संख्या आने की संभावना कितनी है? 1, 3 और 5 में से कोई आ सकती है। तो टोटल परिणाम कितने बनने? संभावित 3। कितने में से आ सकते हैं? वो हमारे पास कुल परिणाम कितने? 6। तो 6 में से आ सकते हैं। तो इसको भी जब आप सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/2। ठीक है भाई बच्चों, तो इस प्रकार से निकालते हैं प्रायिकता। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है एक अधिवर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या होगी? एक अधिवर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता। अधिवर्ष मतलब होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष यानी ऐसा वर्ष जिसके अंतर्गत जो फरवरी का माह होगा वो आपका 29 दिन का होगा। लीप वर्ष मैं बता दूं कौन सी होती है। लीप वर्ष आपकी वो होती है जो 4 से डिवाइड हो जाए। लीप वर्ष 4 से कट जाए। जैसे बताते हैं 2001 आपकी वर्ष थी 2000, इसको जब आप 4 से काटेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 5 बार में। तो यानी कि 2000 जो है वो आपकी लीप वर्ष है। इसके बाद आएगी 2004। 2004 ये आपकी पूरी पूरी कट जाएगी, तो ये भी आपकी लीप वर्ष है। यानी कि लीप वर्ष जो होती है वो आपकी हर 4 साल के बाद आती है। तो अगली लीप वर्ष कब आएगी? 2008, 2012, 2016, 2020 हो जाएगा, 2024। यानी जो भी आपका बीत चुका है वो कौन सा वर्ष था? लीप वर्ष। उसमें आपकी फरवरी जो रही होगी वो 29 दिनों की रही होगी। ठीक है बच्चों, तो अब हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, एक लीप वर्ष की बात कर रहा है, लीप वर्ष की।
तो लीप वर्ष की जब बात करेगा तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि लीप वर्ष में कितने दिन हमारे पास बच रहे हैं लीप वर्ष में, क्योंकि 52 तो रविवार होते ही हैं, सॉरी 52 सप्ताह होते हैं। इस बार आपसे पूछ रहा है कि सोमवार हो, तो सोमवार अगला दिन है सप्ताह स्टार्ट होने का। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, तो लीप वर्ष जो होती है उसमें दिनों की संख्या होती है, लीप वर्ष में वो होती है 366 लीप वर्ष के लिए। और सामान्य वर्ष की बात करें, सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365। तो हम यहाँ सबसे पहले दिन चेक करेंगे कितने दिन शेष रह जा रहे हैं। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 366 को सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 से भाग करेंगे, 7 35 हो जाएगा, एक बचेगा, 6 उतारेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब यहाँ बच रहे हैं 2 दिन शेष अगला सप्ताह स्टार्ट होने के लिए। 52 सप्ताह तो पूरे हो चुके हैं, अगला सप्ताह जब स्टार्ट होगा आपको उसमें 2 दिन शेष हैं, 2 दिन यहाँ शेष बच रहा है, यानी कि अगले सप्ताह में 2 दिन आपके जाएंगे। कौन कौन से जाएंगे, अब उसका आप क्रम समझ लें ध्यान से। या तो शुरू कर सकते हो, पहला दिन सोमवार हो, दूसरा मंगलवार हो, या पहला दिन मंगलवार हो, दूसरा बुधवार हो, या पहला दिन बुधवार हो, अगला गुरुवार या बृहस्पतिवार हो, या अगला दिन गुरुवार हो फिर शुक्रवार हो, या फिर अगला दिन शुक्रवार हो, या फिर शनिवार हो, या फिर अगला दिन शनिवार हो, या फिर रविवार हो, या फिर अगला दिन रविवार हो, या क्या हो सकता है सोमवार। अब फिर अगला दिन सोमवार या मंगलवार तो आपका हो चुका है। ठीक है, तो ये 2 दिन शेष बच रहा है अगले सप्ताह स्टार्ट करने के लिए, मतलब कि 52 तो हो चुके हैं आपके। 53 सप्ताह जब स्टार्ट होगा, 53वां कौन सा सप्ताह, 53वां, तो उसमें 2 दिन बन रहे हैं। कितने दिन बन रहे हैं, 2 दिन। तो पहला दिन कौन सा हो सकता है, इनमें से कोई एक सप्ताह हो सकता है, दूसरा दिन कौन सा हो सकता है, तो इनमें से कोई एक दिन हो सकता है। तो इतनी कंडीशन आपकी बन रही है टोटल। तो संभावित घटना यहाँ पे आपकी कितनी बन रही है, 7, ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6, हाँ 7 बन रही है। ठीक बच्चों, अब इन 7 में से कोई एक दिन, सॉरी एक दिन नहीं 2 दिन आपके बनते होंगे। अब कौन कौन से बनते होंगे, तो उसमें भी आपके लिए सवाल में एक कंडीशन दे रखी है कि सोमवार हो, दिन कौन सा हो, सोमवार। तो आपको ये चेक करना है कि सोमवार किस किस में आ रहा है। तो आपका एक इसमें सोमवार आ रहा है, सोमवार मंगल में, एक इसमें आ रहा है रविवार और सोमवार में। ठीक है बच्चों, तो आपकी 2 कंडीशन बन रही है इसके लिए, लीप वर्ष के लिए। लीप वर्ष के लिए तो आपकी कौन सी कंडीशन बन रही है, सोमवार आने की 2 दिन बन सकते हैं, यानी 2 का जोड़ा बन सकता है। तो आपकी प्रैक्टा होगी, प्रैक्टा लिख देता हूं, सोमवार आने की प्रैक्टा, सोमवार आने की प्रैक्टा। तो बनेगी आपकी टोटल कितनी संभावना बननी है, 2, कितने दिनों में से, 7 में से, तो हो जाएगी 2/7, जो होगी आपकी 2/7 संभावना 53 रविवार में सोमवार आने की। ठीक है बच्चों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रखा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रैक्टा, 53 रविवार होने की प्रैक्टा। तो इस बार क्वेश्चन में क्या है, सामान्य वर्ष। तो सामान्य वर्ष आपकी जो होती है, सामान्य वर्ष में दिन होते हैं आपके, वो होते हैं 365 दिन होते हैं। अब इन 365 दिन में हम चेक करेंगे कि कितने दिन हमारे शेष बच रहे हैं। 365 को जब आप भाग करेंगे 7 से, सप्ताह 7 दिन का होता है इसलिए 7 से भाग करते हैं, तो 7 पन्ना 35, एक बचेगा, 5 उतारेंगे, 7 दूनी 14, यहाँ से बच रहा है 1 दिन, यानी 52 सप्ताह आपके गुजर चुके हैं। जब आपका 53वां सप्ताह स्टार्ट होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 दिन आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन यहाँ पर आएगा, 1 दिन। और वो दिन कौन सा हो सकता है, वो आपका दिन सोमवार, रविवार, मंगलवार, आगे पीछे हो गया उससे कोई दिक्कत नहीं, मंगलवार या बुधवार या गुरुवार, गुरु मतलब बृहस्पतिवार, या शुक्रवार या फिर शनिवार।
इन 7 दिन में से कोई एक दिन आपका अगले 53वें सप्ताह को स्टार्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन हमसे सवाल में ये पूछा है कि रविवार कि 53वां सप्ताह किससे स्टार्ट हो, रविवार से। तो आपका यहाँ देखना कितनी कंडीशन बननी है रविवार आने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक। कितनी घटना बन रही है, सिर्फ और सिर्फ एक घटना बन रही है। संभावित घटना हो रही है कितने में से, 7 घटनाओं में से। 7 दिन तो होते हैं, 7 घटनाओं में से। तो इसका जो आपका आंसर होगा उसको मैं लिख देता हूं। तो आपका टोटल घटना बन रही है 7 दिन में से एक दिन बनता है आपका रविवार का। तो इसकी प्रायिकता बनेगी रविवार आने की प्रायिकता। कुल संभावना है 7 दिन की, कुल संभावना है 7 दिन की। तो उन 7 दिन में से जो हमारा 53वां सप्ताह स्टार्ट होगा वो रविवार से शुरू हो, तो उसकी कितनी संभावना बन रही है, केवल एक ही दिन दिख रहा है हमें 7 दिन में, क्योंकि शेष ही हमारे पास कितना बचा है, एक। तो अगला सप्ताह जो स्टार्ट होगा वो एक दिन से स्टार्ट होगा, केवल 53वें सप्ताह में केवल एक दिन जाएगा, तो वो केवल रविवार के लिए पूछा है, तो रविवार होगा। तो इसकी संभावना बन रही एक। तो यही होगी आपकी प्रायिकता, रविवार आने की प्रायिकता सामान्य वर्ष में 1/7। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सर अब कर लेते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता, इसके में दे रखा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष मतलब हेड आने की प्रायिकता। तो उसके लिए आप पहले ये जानिए कि सिक्के को जब उछालते हैं तो कुल समष्टि कितनी बनती है एक सिक्के को एक बार। तो समष्टि बनती है आपकी 2, या तो हेड या फिर टेल आएगा, हेड या फिर टेल आएगा। अब इसमें भी पूछ रहा है शीर्ष, शीर्ष मतलब हेड आने की प्रायिकता। तो अब इसको सीधे लिख देते हैं, पी घटना बना लेते हैं, हेड आने की घटना। कितने हेड है, एक। तो संभावित घटना कितनी बन रही है, एक की। कुल घटना कितनी है आपकी, तो कुल घटना है आपकी 2, 2 में से एक हेड आने की प्रायिकता, तो 1/2 बन जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता संभव नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता संभव नहीं है। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका है 2/3, दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका -1, 1.5, सी है आपका 15% और डी है आपका, डी ऑब्जेक्टिव आपका है 0.7, 0.7। अब इन 4 ऑब्जेक्टिव में से आपसे पूछ रहा है कौन सी संभव प्रायिकता नहीं है, सॉरी सी है। तो मैंने बताया था कि जिसमें प्रतिशत लगा है वो भी प्रायिकता हमारी संभव है। जो भिन्न के रूप में है, और भिन्न के रूप में भी कैसी होनी चाहिए कि उस भिन्न का जो अंश है वो छोटा होना चाहिए। अंश क्या होना चाहिए, छोटा। बड़ा है तो हमारे भिन्न का जो मान आएगा वो 1 से ज्यादा आ जाएगा। अगर जिस भिन्न का अंश छोटा है तो वो भी हमारी प्रायिकता के काउंट में आ जाएगी, यानी प्रायिकता संभव है। यहाँ देख रहे हैं परसेंटेज के रूप में, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो भी हमारी 1 से कमी आएगी। ये हम पहले ही देख रहे हैं कि 0.7 है, 1 से कम है और 0 से बड़ा है। लेकिन जब इसको देख रहे हैं बी ऑप्शन को, तो बी ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि इसमें जो प्रायिकता है वो हमारी किसमें है, माइनस में। और हम जानते हैं कि प्रायिकता का मान जो माइनस में नहीं होता, क्योंकि प्रायिकता की जो वैल्यू होती है किसी भी घटना के लिए, प्रायिकता की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है, 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है। तो ये मान जो है वो 0 से छोटा है, नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारे मान आपके संभव हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.66 आएगा, 66 के बाद आता रहेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, 1 से छोटा है, ये भी वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। अब ये परसेंटेज में दे रखी है, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे, परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो 1 आता है 100, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे 15/100 हो जाएगा, यानी नीचे 2 जीरो तो ऊपर 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे 0.15 हो जाएगा। तो ये भी जो है वो है क्या है, 1 से छोटा है। पॉइंट में जो वैल्यू होगी वो होगी 1 से छोटी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है क्वेश्चन तो एग्जाम में, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता संभव नहीं है। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए अध्याय के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। हमारे